नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं पर्यावरण का मॉडल पेपर 16 लेकर आया हूं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है। आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को अवश्य लगाना, यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। तो चलिए भाई, हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। और आप लोग कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो पहला प्रश्न क्या है? यात्रा के दौरान स्वस्थ रहने के लिए राकेश शर्मा क्या करते थे? ऑप्शन है औषधियों का सेवन, व्यायाम, क्रिकेट खेलते थे या फिर सोते थे। मेरे भाई, राकेश शर्मा कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। और महिलाओं में बात की जाए तो वहां पर नाम आता है कल्पना चावला का। तो ध्यान रखिए, राकेश शर्मा अपनी यात्रा के दौरान स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम किया करते थे या योगाभ्यास किया करते थे। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपके सिलेबस में है अंतरिक्ष व्यक्तियों द्वारा बिताए गए अब अनुभव। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। कच्चे घरों की मुख्य विशेषता क्या नहीं होती? ध्यान रखिए, यहां पर क्या है? नहीं होती, मतलब यहां पर हमें नेगेटिव कथन का चॉइस करना है। दीवारें कच्ची ईंटों की होती हैं? बिल्कुल भैया, जो कच्चे घर होते हैं उनकी दीवारें कच्ची ईंटों की होती हैं। झोपड़ियों से अधिक मजबूत व स्थायी होते हैं? बिल्कुल। इन पर चूने की पुताई होती है? हाँ भाई, जो कच्चे घर होते हैं उनके फर्श और दीवारों पर चूने की पुताई होती है। इससे क्या होता है, जो कीट है भैया उनसे इनकी रक्षा होती है। लेकिन जो ऑप्शन सी में कहा गया है इन्हें प्रतिदिन गोबर से लीपना होता है, तो मेरे भाई ये कच्चे घरों की विशेषता नहीं होती है। ओके, प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट मेरी, वीडियो पसंद आए भाई वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां पर बोला गया है पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विशेषता है। बताइए, जो पर्वतीय आवासों में जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? इनकी त्वचा मोटी होती है? बिल्कुल भैया होती है। इनकी त्वचा पर बड़े बड़े बाल होते हैं? हाँ भाई बिल्कुल सही है। इनके खुर बहुत मजबूत होते हैं? ये भी सही है। तो हम कह सकते हैं यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ये सभी। ठीक है, और मेरे भाई सुन लो, आपको ऐसा वीडियो YouTube पर कहीं नहीं मिलने वाला है। मिल तो जाएगा लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं बहुत मेहनत से आपके सिलेबस के अनुसार सारे क्वेश्चन कलेक्ट करता हूं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 4 में क्या कहा गया है? केदारनाथ अभयारण्य निम्न के लिए जाना जाता है? बाघों के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए या फिर कस्तूरी मृग के लिए? पहला प्रश्न भाई मेरे बनता है कि केदारनाथ अभयारण्य है कहां पर मेरे भाई? तो ये भैया उत्तराखंड में है, अलकनंदा घाटी में। ठीक है, पहला प्रश्न तो कंप्लीट हो गया। फिर भैया जाना क्यों जाता है? तो मेरे भाई इसमें कस्तूरी मृग का संरक्षण किया जाता है। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर कमेंट करते जाएं। और यदि आपका 25 प्लस स्कोर आता है भाई मेरे, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलानों पर मकान का निर्माण होता है? उचित, अनुचित, लाभकारी या फिर उपयोगी? मेरे भाई भूस्खलन क्या होता है? देखिए, भूस्खलन में क्या होता है, जो मिट्टी है भैया उसका खिसकना, उसे ही मेरे भाई कहा जाता है भूस्खलन। ठीक है, जो कि प्राकृतिक रूप से खिसकती है। ओके, तो मेरे भाई यदि आप भूस्खलन वाले क्षेत्रों में, यदि ढलान वाले एरिया में आप मकान का निर्माण करते हैं तो क्या है? अनुचित है, क्योंकि ऐसे में जो आपका मकान है भाई मेरे, वो कभी भी क्या है, इसका
गिर सकता है। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। निम्न में से कौन एक संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी है? मेरे भाई हम सभी जानते हैं वर्तमान में क्या हो रहा है, हर आदमी शहर की ओर अग्रसर हो रहा है और क्या हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है गांव से लोग शहर की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे में भाई क्या हो रहा है, जो संयुक्त परिवार है वो छोटे छोटे रूप में विघटित होकर एकल परिवार में परिवर्तित हो रहे हैं। तो यदि आपको भाई मेरे संयुक्त परिवार को कायम बनाए रखना है तो इसके लिए आपको ग्रामीणवाद को ज्यादा बढ़ावा देना होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, यदि आप ग्रामीणवाद को बढ़ावा देंगे तो संयुक्त परिवार आपका क्या है, कायम रहेगा। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। और क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप कमेंट करके भाई अवश्य बताएं। चलिए, सोनपुर पशु मेला कहां लगता है? बहुत ही फेमस मेला है, पूरे भारत में भैया फेमस है सोनपुर का पशु मेला। बताइए लगता कहां पर है? लेकिन मेरे भाई उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या फिर बिहार में। तो मेरे भाई लगता है कहां पर? बिहार में। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? देखा होगा आपने महासागरों में जो जल स्तर वृद्धि होती है ये किसकी वजह से होती है मेरे भाई? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ पिघलने की वजह से, अत्यधिक वर्षा से, अम्ल वर्षा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है भाई, जो ध्रुवीय प्रदेश है भाई मेरे, जब उनकी बर्फ पिघलती है भाई मेरे तो महासागर में जल स्तर है उसमें क्या है, बढ़ोतरी होती है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। अब भाई यहां क्या बोला गया है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है? विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, शिक्षार्थियों को सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, या फिर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो मेरे भाई यदि आप ईवीएस की कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का यूज करते हैं भाई मेरे, तो इससे क्या है, विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। राइट आंसर यहां पर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ। जैसे आपने कहा यदि हम एक पेड़ पौधों को कमरे के अंदर रखा रहने दें, उन्हें सूर्य का प्रकाश ना मिले तो क्या होगा? तो ऐसे में छात्र क्या है, उत्सुक होंगे भैया कि आखिर परिणाम क्या होगा। ठीक है, चलिए भाई मेरे प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। अब भाई मेरे यहां क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ये आप जरूर देख लेना, उद्देश्य है कि उद्देश्य नहीं है। तो यहां किसकी बात की गई है, उद्देश्य नहीं है, मतलब यहां पर हमें नेगेटिव कथन का चॉइस करना होगा। तो मेरे भाई अब ऑप्शन ए में ही देख लो, शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। नहीं मेरे भाई, ऐसा कभी नहीं। ये क्या है, ये नेगेटिव पॉइंट के अंतर्गत आता है। यदि आप बच्चे को दंड देते हैं या फिर कक्ष में आप कड़े अनुशासन को अपनाते हैं या रटने पर फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। अब भैया मेरे यहां क्या बोला गया है, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। रोल प्ले मतलब क्या होता है, भूमिका निर्वाह इसे हिंदी में कहा जाता है। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए भाई, जब भी रोल प्ले या फिर भूमिका निर्वाह किसी भी क्रियाकलाप में ऐड की जाती है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है मेरे भाई कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता को सुनिश्चित करना। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं।
औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। बताइए कौन सा उद्योग है जिसके मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होगा? चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, रेयान उद्योग या फिर वस्त्र उद्योग? तो भाई मेरे यहां पर राइट आंसर माना जाएगा चमड़ा उद्योग का जो मलबा है भाई मेरे, इससे क्या है सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? भैया हम सभी जानते हैं पोलियो क्या है, एक वायरस से होने वाली बीमारी है। तो बताइए इसका जो वायरस भैया शरीर में प्रवेश कैसे करता है? मच्छरों के काटने से, दूषित भोजन तथा जल से, थूक से या फिर कुत्ते के काटने से? तो भाई मेरे यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। एक क्वेश्चन भाई मेरे बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। आपके भाई सिलेबस में दिवस भी है, आप देख लेना, ठीक है। 19 अप्रैल, 19 जून, 19 अगस्त या फिर 19 नवंबर? तो ध्यान रखिए भाई मेरे, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। राइट आंसर यहां पर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। प्रायोजना विधि में कितने मुख्य सोपान होते हैं? 4, 3, 8 या फिर 6? तो मेरे भाई प्रायोजना विधि में मुख्य होते हैं 6 सोपान। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। अब भैया सोपान कौन कौन से होते हैं वो भी आप देख लो। पहला सोपान होता है स्थिति प्रदान करना, दूसरा होता है प्रोजेक्ट का चयन करना, तीसरा होता है प्रोजेक्ट बनाना, चौथा होता है योजना का क्रियान्वयन करना, पांचवा होता है मूल्यांकन और छठवां होता है रिकॉर्ड रखना। समझ गए ना भाई लोग? चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई मेरे। प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाता है केवल इसे छोड़कर। मतलब मेरे भाई यहां पर जो आपको 4 उपागम दिख रहे हैं, इनमें से भाई मेरे 3 का यूज होता है, 1 का नहीं होता। बताइए भैया किसका नहीं होता? ठीक है, बताइए किसका नहीं होता इनमें से? तो मेरे भाई देखिए मूर्त से अमूर्त भैया होता है, अब सभी जानते हैं। पहले क्या है प्रत्यक्ष अनुभव तो कराया जाता है, बाद में, है ना? तो ये सही है। सरल से कठिन, स्थानिक से वैश्विक। लेकिन जो ऑप्शन डी में कहा गया है मेरे भाई अमूर्त से मूर्त, तो मेरे भाई इसका अनुपालन नहीं होता है पर्यावरण अध्ययन में। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर वो क्या होगा? केवल डी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? अनुमान लगाने का कौशल, लेखन कला का कौशल, संप्रेषण कौशल या फिर मापने का कौशल? तो मेरे भाई इससे विकास होता है संप्रेषण कौशल का, आप सभी जानते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन सी भैया यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। अब भैया जरा सोच समझ कर आंसर देना, बहुत ही शानदार प्रश्न भैया ये है। क्रिकेट खेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? अमेरिका को, चीन को, भारत को, इंग्लैंड को? बहुत सारे साथी मुझे पता है यहां पर ऑप्शन सी बताएंगे कि भारत भैया क्रिकेट खेल का जन्मदाता है, लेकिन मेरे भाई ये गलत है। क्रिकेट खेल का भैया जन्मदाता है इंग्लैंड। कौन है? क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है मेरे भाई? हॉकी है। क्रिकेट मत लगा देना एग्जाम में, क्या है भारत का राष्ट्रीय खेल? हॉकी। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या फिर एशिया? तो भाई मेरे जो दक्षिण अमेरिका है इससे जाना जाता है पक्षियों के महाद्वीप के नाम से। आप लोग हमें कमेंट करके बताओ भाई मेरे कि आखिर दक्षिण अमेरिका को पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना क्यों जाता है? कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। तो मेरे भाई आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोग कहीं से भी सर्च करें इसको और आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दें। चलिए
प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। देखिए होता क्या है भाई मेरे, जब मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूं कमेंट करने के लिए तो आप लोग क्या करते हो, उस क्वेश्चन को खोदते हो मेरे भाई, तो वह क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, ये आप जरूर ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 20 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पहला हुआ है, मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय या फिर सामुद्रिक। तो बिल्कुल आसान है भैया, जो सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र है यह पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है। राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। और पूछा जाए सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो वो भी भैया समुद्र है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष है जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है। तो मेरे भाई जो यूकेलिप्टस भैया, अब इसको पर्यावरण का दुश्मन या फिर पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाने लगा है। क्यों माना जाने लगा भैया, क्योंकि क्या करता है, जहां पर भैया वृक्ष उगता है इसकी जो जल अवशोषण क्षमता होती है भाई मेरे, वो बहुत अधिक होती है। अर्थात जहां पर यूकेलिप्टस का वृक्ष होता है वहां का जल स्तर भैया नीचे पहुंच जाएगा, क्योंकि क्या है, काफी मात्रा में जल को अवशोषित करता है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। स्वयं करके सीखना किस सिद्धांत का मूल उद्देश्य है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या फिर रुचि का सिद्धांत। तो ध्यान रखिए, स्वयं करके सीखना तो भैया मेरे ये है क्रियाशीलता का सिद्धांत, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होता है भैया बच्चों में। ठीक है, चलिए, क्योंकि इससे क्या विद्यार्थियों को वास्तविक अवलोकन को प्रोत्साहन मिलता है। प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है, पर्यावरण विषय का संबंध है विज्ञान की किन किन शाखाओं से संबंधित माना जाता है, भैया कृषि विज्ञान से, बिल्कुल भैया है ना, क्योंकि इसमें भैया क्या है, पेड़ पौधों का अध्ययन होता है। भौतिक विज्ञान से भी होता है, क्योंकि भौतिक चीजों का भी इसमें अध्ययन होता है। चिकित्सा का भी होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ए सभी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह एक सिद्धांत, कानून, खोज, मूल संकल्पना, बताइए क्या कहलाएगा। तो मेरे भाई देखिए, यदि आप किसी परिकल्पना को बार बार परीक्षण करते हैं और हमेशा वो सही होता है, मतलब परीक्षण क्या है, गलत नहीं पाया जाता है, तो मेरे भाई वह सिद्धांत बन जाता है। जो आप लोग देखते हो ना, जो मनोवैज्ञानिक ने सिद्धांत दिए हैं, तो ऐसे नहीं दे दिए कि एक ही बार परीक्षण किया और कह दिया भैया ये सिद्धांत माना जाएगा। वो कई प्रकार से सिद्धांत पहले किया गया है। जब वो क्या कहते हैं, परीक्षण है, हर हाल में भाई सही साबित हुआ है, तभी उसको सिद्धांत का नाम दिया गया। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं भाई। यहां पर बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। अब देखिए भाई, विद्यालय बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बिल्कुल सही है। बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित नहीं, तकनीकी शब्दों की यहां पर बात की गई है, यहां पर पुस्तकों से संबंधित बात की गई है, ये गलत है। ऑप्शन ए भैया यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। यहां पर भाई बोला गया है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन का उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो बताइए भैया क्यों दिया गया है इसे उच्च प्राथमिकता और स्थान। अब अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए नहीं, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या के लिए नहीं, तकनीकी शब्दावली नहीं,
बल्कि इसे इसलिए स्थान दिया गया है चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। यहां पर करेक्ट आंसर भैया हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। भैया यदि शिक्षक को अपने छात्रों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करना है तो बताइए वह किसका चुनाव करेगा। बच्चों के लिए पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय पूरा करेगा, तो इससे भाई क्या हो जाएगा, ऐसी पाठ्य वस्तु जिसमें अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो नहीं, क्योंकि हमें क्या है खोज से संबंधित दक्षता को विकास करना है मेरे भाई। तो ऐसे में शिक्षक को ऐसी पाठ्य वस्तु का चयन करना होगा जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हो। ठीक है, राइट आंसर यहां पर भैया हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल सोच समझकर भाई इसका आंसर देना। गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, या फिर उपरोक्त सभी। तो मेरे भाई ध्यान रखिए जो पर्यावरण अध्ययन की भैया कक्षा है यह गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए। राइट आंसर यहां पर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 पर भैया आ चुके हैं। यहां पर कहा गया है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। बताइए नहीं है यहां पर कहा गया है, अर्थात यहां पर नेगेटिव कथन देखना है भैया। तो हम देखते हैं परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये तो सही है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, बिल्कुल सही है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान के लिए प्रोत्साहित करना। मेरे भाई मैंने बताया ना आपको परिभाषाओं पर या पाठ्य पुस्तक पर विशेष बल देने की बात नहीं की जाती है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और आप देख सकते हैं ये जो भैया प्रश्न है सीटेट जुलाई 2019 में आया हुआ है। ऐसे ही भैया प्रश्न आते हैं एग्जाम में। आप लोग वो तो बोलने ही लगते हो कि सर लेवल बढ़ाओ। मेरे भाई ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं बस, है ना। लेकिन क्या होता है एग्जाम में भैया जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर आपके ऊपर प्रेशर रहता है, तो ऐसे में आप वहां पर गलत कर देते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 पे आते हैं। यहां पर कहा गया भाई ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। बताइए ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य होता है। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं? नहीं भैया, इससे कोई बात नहीं ऐसी। ठीक है, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण नहीं, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना नहीं, बल्कि क्या होता है समूह में सीखने का उद्देश्य होता है कि इससे क्या होता है सहयोग के मूल्यों को लागू करना और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने के सक्षम बनाना। यहां पर जो करेक्ट आंसर है भैया वो चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। उम्मीद है भाई आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने 30 में से भैया कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं वो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।